अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, सना मिर्ज़ा साहिबा, बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब और इसके साथ ही साथ मुबशिर बुखारी भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक बार फिर से ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स की गूंज है। एक के बाद एक ऑडियो अब मंजर आम पर आ रही है। वीडियोज़ में भी जो साफ दिखाई दे रहा है, जो ये वीडियोज़ ऑडियोज़ हैं, ये चीख चीख कर ये कह रही हैं कि धांधली हुई है। पहले एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो लीक हुई, उसके बाद उन्होंने उस ऑडियो के लीक होने के बाद, उस वीडियो के सामने आने के बाद इस बात का कन्फेशन किया, इजहार किया कि वो बिल्कुल ठीक है और जो बात वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जो मैंडेट है पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास और एमक्यूएम के पास, वो असली मैंडेट नहीं है। इसके बाद एक और जो है वो ऑडियो सामने आती है, वो रहनुमा कामरान टसोरी की ऑडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जिसमें कल के इत्तेहादी अब एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं। जी हाँ, इन सब में अगर कुछ एक काम हो रहा है और जो चले जा रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वो हुकूमत साजी का अमल है जो तमाम तर इल्ज़ामात के बावजूद इस टाइम जारी है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर एक नई बहस का आगाज़ भी हो चुका है कि क्या एमक्यूएम विफाक में हिस्सा ना मिलने पर नाराज़ है। इसीलिए इतने बड़े इजलास में जहाँ कई लोग मौजूद हैं और उसी एक इजलास में एक शख्स वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि वो इतनी दीदा दलेरी से वीडियो भी बना रहा है और वहां पर आप मैंडेट चोरी की बातें कर रहे हैं। ये तो यूं लगता है बज़ाहिर कि वो जो ऑडियो और वीडियो है उसे एक खास मकसद के लिए वायरल करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास मैंडेट नहीं है, इसीलिए अब आप बात तो करेंगे कि धांधली तो हुई, मैंडेट तो चोरी हुआ। खैर नौशाद साहब, आपको क्या लगता है कितनी हकीकत है इस ऑडियो और वीडियो लीक के पीछे? क्या ये जानबूझ के एमक्यूएम की जानिब से करवाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक तो आपका जो शक व शुबा है वो किसी हद तक दुरुस्त लगता है। एमक्यूएम लंदन के एजेंट को पकड़ने और उससे मुतल्लिक बात करने से मुतल्लिक मुझे तो वो याद पड़ती है या सुनी है मैंने। ये नहीं सुनी कि उसमें जनाब के नून लीग का मैंडेट भी जाली है और फलां का भी। पीपल्स पार्टी से चूँकि वो इख्तलाफ रखते हैं और वो हमेशा से ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनका मैंडेट चोरी करती है। और जो आपके सामने आई है गवर्नर साहब वाली वीडियो, वो उनको मालूम, आपको पता है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गवर्नर होने के नाते टसोरी साहब जो हैं, उन्हें कुछ रिजर्वेशन इस बात पे हो सकती हैं कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ की जो गवर्नरी है सिंध की वो मांगी थी, लेकिन वो अब फ़िलहाल ये बात की जा रही है कि वो नून लीग जो है वो अपने पास रखेगी, जिसके बारे में आम ख्याल ये था कि वो नून लीग ने अपने पास इसलिए रखी है कि वो शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मनाने में काम आएगी या उनसे बारगेन करने में काम आएगी या उनको दी जाएगी। लेकिन चूंकि ये सब कुछ अभी हुआ नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकते। जहां तक बात है कानून साजी की, तो कानून साजी तो हुकूमत साजी की बात की जा रही है, तो हुकूमत साजी तो होगी क्योंकि वो आइन की कंपल्शन है आप पर। आपने मखसूस दिनों के अंदर उन दिनों के अंदर अंदर हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करना है। अगर ऐसा ना होता तो आज केपी के असम्बली का इजलास ना हो रहा होता। और आप देखिए कि जहां एक वक्त में एक जो फलसफा है उसको लेकर जहां ये कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास नहीं होना चाहिए, वहां पर के असम्बली का इजलास रुकवाने या उसको ना होने या उससे मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं की जा रही। तो क्या दो आइन है पाकिस्तान में? नहीं, आइन पाकिस्तान में एक ही है। और अगर वो केपी के असम्बली, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली पर लागू होता है तो वही जो आइन है वो कौमी असम्बली पर भी लागू होता है। तो कल का जो इजलास है कौमी असम्बली का, वो आइन नहीं होगा नौशाद साहब जी? वो आईनी इजलास होगा जो कल यकीनन आईनी होगा। कल उसको सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। वो सदर की मर्जी के बगैर होगा। सदर की मर्जी है 21 दिन से पहले बुलाने की। 21 दिन के बाद ये ड्यूटी बाउंड है और अगर वो नहीं करेंगे तो जिस तरह आईनी और कानूनी माहिरीन, अगरचे के इसमें कुछ डिवीजन मौजूद है क्योंकि लाइकिंग और डिसलाइकिंग हमारे यहाँ इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम आइन और कानून की बात करने से पहले एक खास तरह का तासुब का चश्मा लगा लेते हैं और लगाने के बाद आइन को पढ़ना शुरू करते हैं या कानून की तशरीह शुरू करते हैं। अगर वो चश्मा उतार लिया जाए और कानून और आइन को, जिस तरह मैं अमूमन कहता हूं कि जब हम यहाँ तजजिया देते हैं या बात करते हैं या गुफ्तगू करते हैं तो उससे पहले अगर फैक्ट्स बयान कर दिए जाएं, फिर उसको किस तरह से कोई इंटरप्रेट करता है या उस पर क्या तजजिया करना चाहता है या उसको पसंद करता है या नापसंद करता है, उसकी तायीद करता है या उससे इख्तलाफ रखता है, फिर बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं फैक्ट्स को ही ट्विस्ट करके पेश करना शुरू कर दूं
तो फिर वो सारे का सारा जो जो गुफ्तगू है वो लाहासिल हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर उसकी बेस ही गलत हो जाएगी। लेकिन इसलिए नौशाद साहब फैक्ट्स तो यही कहते हैं, मूडीज की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि मुतनाज़िर तरीन इंतखाबात थे। मजीद मूडीज और ने कितने मुतनाज़िर सबूत? तरीन इंतखाब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैंने पूरी मूडीज रिपोर्ट पढ़ी है। मूडीज रिपोर्ट ने तो एक तरह से उसको थोड़ा सा मुस्बत भी कहा है कि थोड़ा जी सा? इंतखाबात होने से यकीनन उनकी उनकी रिजर्वेशंस रहेंगी जब तक अच्छा। ये मामलात सेटल डाउन नहीं होते। मूडीज ने तो ये भी कहा है कि जी इंतखाबात हो गए हैं, इससे उम्मीद है कि सियासी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा पहले की निस्बत बेहतरी आएगी और कम होगा। लेकिन ये जो आपने उसको मुतनाज़ा तरीन बनाने की कोशिश की है, ऐसा कोई लफ्ज मूडीज में मुझे नजर नहीं आया। हो सकता चले है आपको जो रिपोर्ट मिली है उसके अंदर ऐसा लफ्ज हो, लेकिन नहीं, मैंने जो रिपोर्ट नौशाद पढ़ी है उसके साहब, अंदर नहीं है। चले मैं बुखारी साहब से सवाल ये कर लेती हूँ। बुखारी साहब, हमें मजीद और कितने सबूत चाहिए? मौलाना फजलुर रहमान साहब की गवाही, इसके अलावा सिराजुल हक साहब का इस्तीफ़ा, इसके अलावा जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, कमिश्नर पिंडी, कामरान टिसोरी और मुस्तफ़ा कमाल साहब, और हमें कितने और सबूत चाहिए ये जाहिर करने के लिए, साबित करने के लिए कि यस मैंडेट चोरी शुदा है? ये सवाल मेरा सना आपसे ही मैं कर लेता हूँ। मान लेते हैं और मैं मानता हूँ कि मैंडेट चोरी शुदा है। क्या ये पहली दफे मैंडेट चोरी हुआ है? नो। पिछले इलेक्शन में भी सबूत इसी तरह के थे और पिछले इलेक्शंस में भी यही तमाम जमातें धांधली का रोना रो रही थी। लेकिन बुखारी और साहब, आपको पिछले नहीं लगता इलेक्शंस में भी इस इलेक्शन में तमाम रिकॉर्ड अगले पिछले सारे टूट गए? नहीं, यकीनन बहुत सारी जगहों पे इरेगुलरिटीज आई हैं, लेकिन मसला ये है कि बड़ी वाइब्रेंट आपकी सुप्रीम कोर्ट है और कुछ चूंकि हमें कुछ अंदाजा था कि पहले से प्रोपेगेंडा भी स्टार्ट होना शुरू हो गया था। इसमें कोई शक नहीं है, प्री पोल रिगिंग अपने अरूज पे थी। जी। लोगों को जिस तरीके से रोका गया या, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी हैरानकुन बात थी। क्या? वो ये थी कि पोलिंग बड़ी स्मूथ थी, इंतहाई स्मूथ। हाँ। मैं लाहौर के बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस को मैंने एज ऑब्जर्वर विजिट किया जी। और बहुत शानदार पोलिंग थी। हाँ जी, हाँ मतलब हमें कम ही ऐसी पोलिंग देखने में आई है। हाँ जी। तो पोलिंग डे भी इतना पीसफुल हुआ। हाँ। उसके बाद सडनली मैं इस पे, मेरी कन्विक्शन है बड़ी मजबूत किस्म की कि इसमें हमारे मीडिया का भी कसूर है इनको कंट्रोवर्शियल करने में। नहीं, देखिए, जावेद लतीफ जहाँ साहब पे तो उसकी इतनी तरफ इशारा evidence कर है, रहे हैं ना, वो जो इतनी स्मूथ पोलिंग थी वो तो इशारा कर रहे हैं इस तरफ कि वो तो खास किसी और जमात को जिताने के लिए थी और उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं किया गया जिसके दावे नहीं किए गए थे, नहीं वादे किए गए नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं। स्मूथ पोलिंग का मतलब ये होता है कहीं पे डिसरप्शन नहीं हुई, कहीं पे गो स्लो नहीं हुआ। हाँ जी। जहां जहां इरेगुलरिटी आती रही है वहां मुझे सिर्फ एक ही पार्टी नजर आई है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हाँ जी। जो ताज हैदर साहब बाकायदगी से पोलिंग डे पे जहां जहां उन्हें नजर आया वो अपना पहुंचाते रहे इलेक्शन कमीशन तक। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं बाकी जो अब शोर मचा रही हैं, मतलब मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लेते हैं, कहीं उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। पोलिंग प्रोसेस मेरी जो है कि मीडिया ने एक ऐसे, मैं आपको एक दोस्त की बात बताता हूं जो एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के साथ वाबस्ता है, उसके साथ 20 उन्होंने इंटरनीज दिए थे और उसके बकौल मैंने एक भी रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन जो रिजल्ट 6:30 बजे 6:45 बजे चल रहे थे उसके चैनल पे, वो हैरान हो रहा था कि उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के चल रहे हैं जहां पे आई वाज सपोज्ड टू सबमिट रिजल्ट्स टू माय ऑफिस, ओके। और वो वाले रिजल्ट्स जो थे उसमें यही इंडिपेंडेंट्स लीड ले रहे थे। इसलिए मेरे ख्याल में हमें इस पे कमेंट करके इन रिजल्ट्स को मजीद कंट्रोवर्शियल बनाने की बजाय वेट एंड सी। देखिए, वाइब्रेंट किस्म के आपके कोर्ट्स हैं, बहुत रिलीफ दिया उन्होंने एक पार्टी को, बहुत ज्यादा रिलीफ दिया। उनके पास केसेस जाने हैं ट्रिब्यूनल में। फॉर्म 45 का जो बखेड़ा है ना, ये दूध का दूध और पानी का पानी उधर अलहदा होने दे उससे पहले कि हम इस कंट्रोवर्सी को मजीद डीपन करके अपने पूरे सिस्टम का खाना खराब कर दें, जो कि ऑलरेडी बहुत हद तक हो चुका है। दूसरा सवाल आप कर रही थी आयन की बात। अब आयन की तशरीह सना 91-2 की आप कुछ और करेंगी, मैं कुछ और करूंगा। अनवारुल हक ये काकड़ साहब वही है कुछ कि और तशरीह कर रहे हैं। मसला ये है कि अगर आप पढ़ लें तो हाँ। कॉमन सेंस की बात लिखी हुई है कि 21 दिन में असेंबली का इजलास बुलाना जरूरी होती है, सदर ने ही नोटिफाई करना है, लेकिन सदर के पास उससे बियॉन्ड जाने का इख्तियार नहीं है। हाँ, सिर्फ एक इख्तियार है कि वो पहले बुला सकता है। अब ये बाइंडिंग है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि 40 हल्कों में इलेक्शन ही ना होते
तो क्या उस वक्त भी सदर साहब ये कहते कि 40 में इलेक्शन नहीं हुआ, मैं नहीं बुला सकता, हम्म इनकम्प्लीट है असेंबली। तो ये मामला चूंकि सब जुडिस उसका फैसला भी महफूज हो चुका है, सीटों का जो रिजर्व्ड हैं। तो मेरा ख्याल है हमें वेट एंड सी करना चाहिए और लेट द कोर्ट एक्सप्लेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इंस्टेड कि हम खुद ही एक्सपर्ट बन के और अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको इंटरप्रेट करते रहे। ठीक वकास, ये ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, यहाँ स्पेसिफिकली हम एमक्यूएम की ही बात कर ले, क्या लगता है किसी मतलूबा नताइज को ये हासिल नहीं कर सके? यही वजह है कि अब शोर मचाया जा रहा है, ये वावेला किया जा रहा है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनकी मर्जी के बगैर ये ऑडियोज और वीडियोज हैं जो खुद से लीक हो गई हों। कहीं ना कहीं तो अपने मकासद इसमें शामिल है। एक बात मैं पहले आपके सवाल के जवाब से करना चाहूंगा, जो बुहारी साहब भी कर रहे थे, शाह साहब भी कर रहे थे, कि पाकिस्तान के अंदर आइन मौजूद है, सदर पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी थी। हमने माजी के अंदर भी देखा कि एक स्पीकर थे जिन्होंने एक रूलिंग थी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से उन्होंने वहां पे वोटिंग करवानी थी, नहीं करवाई और अपनी मर्जी का दस्तूर मंशूर एजेंडा नाफिज करने की कोशिश की। ये जो आइन का आर्टिकल 91 है और इसका क्लास 2 है, मैं ये समझता हूँ कि मसले प्रॉब्लम तब आती है जब हम जो है सियासी एन के सियासी चश्मे पहन के सियासी तनाजुर से उनकी तशरीह करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर लफ्ज जो है वो शेल का इस्तेमाल किया गया, और जहाँ पे भी कानून में शेल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए वहां पे ये सदर पाकिस्तान पे बाइंडिंग है, उनके ऊपर इनकम्बेंट है कि वो 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना ही बुलाना है। हर वो शख्स जो अपनी मर्जी का आइन नाफिज करने की कोशिश करे, दस्तूर मंशूर या एजेंडा नाफिज करने की कोशिश करे और आइन पाकिस्तान को मुअत्तल करे, सबोताज करे, मनसूख करे, और मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत अगर हमारे मुल्क के अंदर 2-3-4 हम जो केसेस चला दें, प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दे। यही चीजें हमने पंजाब असेंबली में देखी जब नून लीग की तरफ से की गई थी और 2 इजलास बुलाए गए थे। यही सारी चीजें हमने डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी की दफा भी देखी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो आइन की किताब मौजूद है जिसे हम सब्ज और वाइट जिल्द के अंदर देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली तहरीरी तौर पे और सारी चीजें मौजूद है, एनंसिएटेड है, न्यूमिरेटेड है। जहां तक इसके निफाज की अमलदारी की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे आइन के ऊपर जहाँ पे भी कंपल्शंस हैं, मैंडेटरी प्रोविजंस हैं और हमारे जो हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशन होल्डर हैं इस मुल्क के आला ओहदों पे बैठे हैं, एक इफ्तिहार की इत्तिसार कुर्सी को होल्ड किए, चाहे वो सदर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो गवर्नर हो, हमारे मुल्क में वो तमाम की तमाम कंपल्शंस को मलूज़े हाथ रखे बगैर अपनी मर्जी का नाफिज करने की कोशिश कर। जहाँ तक अब दूसरी बात आ गई कि अब जो ऑडियो लीक्स होने लग पड़ी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि हर वो शख्स जो है जो ये कहता है कि ये मैंडेट चोरी नहीं हुआ, धांधली नहीं हुई या धांधला नहीं हुआ, मेरे ख्याल में वो अपनी लाइल्मी का इकरार करता है। चूंकि पाकिस्तान की अवाम ने देखा, और ये इस चीज की कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि माजी के अंदर अगर कुछ गलत हुआ 2018 के तो वो अंदर, नेक्स्ट भी रिपीट होता 2013 है। के अंदर और 2008 के अंदर, अगर माजी के अंदर मैंडेट चोरी हुआ, माजी के अंदर धांधली हुई, तो इस चीज की कैसे जस्टिफिकेशन है कि आज भी फिर धांधली हो? अगर कल को एक शख्स जो था वो चोर था, वो डाकू था, सिस्टम खराब था, तो क्या हम वहीं पे खड़े रहेंगे? हमने किसी बेहतरी की तरफ जो है, किसी बेहतर शहरा की तरफ या बेहतर डगर की तरफ सफर नहीं करना? अगर हमारा यही आ रहा तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पहले ही मसाइलिस्तान और ये मजीद मसाइल की जो दलदल के अंदर धनसता जाएगा अनफॉर्चुनेटली। तो मेरे ख्याल में अगर माजी के अंदर इस तरह की चीजें हुई तो आज अगर वक्त है हम चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना एक्टिव किरदार अदा कर सकता है जो कि बिल्कुल नजर नहीं आता इन तमाम चीजों के ऊपर। देखे 18-20 का डिफरेंस हमने देखा, हमने 19-20 का डिफरेंस देखा कि बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर मैटर करती हैं और डिफरेंसेस निकाल लिए जाते हैं रिजल्ट्स के अंदर। लेकिन 10-20 के डिफरेंस को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप रिजल्ट्स रोक लेते हैं, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, सर्विसेज बंद करने के बाद ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें वो प्रोड्यूस कर दी जाती है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर देखने की जरूरत है, चूंकि जो जिस तरीके से FIA के नोटिस आ रहे हैं तजियाकारों को, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे एंकर्स पर्सन है, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि आइन के आर्टिकल जो 19 है और 19 से है, ये इन चीजों की भी खिलाफवर्जी हो रही है हमारे मुल्क में। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, बहरहाल हमारी एक किताब मौजूद है कानून की, तमाम लोगों को उसके मुताबिक ही चलने चाहिए। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, आइडियल चीज तो यही है, लेकिन उसके होता हुआ बरक्स ही दिखाई दे रहा है। सना,
MQM वफाक में हिस्सा ना मिलने पर नाराज़ है, क्योंकि मियाँ साहब जब वतन वापस लौटे थे तो ये MQM सबसे बड़े इत्तेहादी, सबसे पहले इत्तेहादी तो वही थे, वो तो डिज़र्व करते थे इससे ज़्यादा सीट्स जो उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन कामरान टेसोरी साहब तो कुछ और ही बातें कर रहे हैं कि जी हम चूंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ जाके मिलकर बैठ गए, इसी वजह से हमारा वोटर नाराज़ हो गया। हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ रहते तो शायद हमारा ये हाल ना होता। तो इसमें अब कितनी सदाकत और कितनी सच्चाई, अब तो वक्त गुजर चुका। मेरा ख्याल है, देखिए सना, उन्होंने बिल्कुल जो बात कही है वो दुरुस्त कही है, और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में अंदर ये बात बड़ी क्लियर थी। देखिए, अगर आपको याद हो, जिस वक्त ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई थी, उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो जमात थी जिसने सबसे आखिर में अपना फैसला और अपना कार्ड शो किया था, और उन्होंने बिलाखिर जो PDM की सियासी जमातें थी उनकी तरफ अपना वजन डाल दिया था, और वही वो जमात थी जिसके वहां जाने की वजह से इमरान खान साहब निकाले गए थे। लेकिन कामरान टेसोरी साहब अगर वो पिन पॉइंट कर रहे हैं कि हमारे वो जो चंद वोट थे जिससे वो पूरा फैसला पलटाया गया और खान साहब को घर जाना पड़ा, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, अगर वो 16 माह का आप टेन्योर याद करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कई मरतबा नाराज हुई, कई मरतबा राजी हुई, लेकिन जो इनके अव्वलीन मुतालबात थे उन मुतालबात को नून लीग एड्रेस नहीं कर सकी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन मुतालबात को कभी भी एंटरटेन होने नहीं देना था। आज भी सूरत हाल वही की वही है। ये गवर्नर सिंह के मामले के ऊपर इशू क्यों फंसा हुआ है? जिस तरह इशरतुल इबाद साहब 2-3 टेन्योर तक गवर्नर रहे, बिल्कुल उसी तरह कामरान टेसोरी साहब ने एक्सटेंड करना था, क्योंकि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए दूसरी किस्म की फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं अदर देन बीइंग गवर्नर सिंध। लेकिन उसके बावजूद भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो मनसब जो है वो MQM को ना दिया जाए। अब इसमें अगर आपको वर्डिंग याद हो मुस्लिम लीग नून की, तो उन्होंने कहा था कि जी हमारा नामजद करदा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर होगा। बाद में उन्होंने जस्टिफाई किया कि जी हमारा नामजद करदा, तो अल्टीमेटली उनको पता था कि एक स्पेस हमें MQM के लिए रखना है। अब पीपल्स पार्टी का स्टांस ये है कि जी आप MQM को अगर निकाल भी दें तो नंबर आपके पास पूरे हैं, आपको उनसे ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त MQM और नून लीग के मुज़ाकरात इसी वजह से कामयाब नहीं हो रहे कि उनको वजारतें तो मिल जाएंगी, लेकिन जो गवर्नर सिंध की सीट उनको चाहिए, जो बल्दियाती सिस्टम से मुतालिक उनको लेजिस्लेशन चाहिए, वो लेजिस्लेशन उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है। देखिए, उनके दो किस्म के मुतालबात हैं, कुछ उनके आईनी मुतालबात हैं, कुछ उनके सियासी हैं। आईनी मुतालबात में लेजिस्लेशन शामिल है जिसमें वो बल्दियाती सिस्टम को मजीद एम्पावर करना चाहते हैं, जिसमें वो जो NFC अवार्ड के तहत जो रकूम मिलनी होती है वो सूबों में डायरेक्टली बल्दियाती सिस्टम को इंजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब इशू ये है कि ये सब कुछ पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी। अगर आपको बल्दियाती अमेंडमेंट्स याद हो तो ये पूरा प्रोसेस ही उन्होंने इसलिए किया था कि सिस्टम को बिल्डोज कर दिया जाए, और हल्का बंदियों से लेके पावर्स तक उन्होंने हर चीज को अपने हिसाब से तरतीब दिया था और तब्दील किया था, जिसके ऊपर MQM अपनी रिजर्वेशन शो करती रही। तो अगर तो ये इस कॉम्प्रोमाइज पे जाते हैं तो फिर इनको MQM से हाथ धोना पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली MQM के पास तो चॉइस ये थी कि वो अपनी वजारतों को डबल कर दे, जो उन्होंने अब 3 से बढ़कर कह दिया कि हमें 5 या 6 वजारतें चाहिए। लेकिन आई थिंक गवर्नर सिंह की पोस्ट ऐसी है जिसपे मेरा ख्याल नहीं है कि MQM कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगी। उनके स्टेक्स इसके ऊपर है, क्योंकि जाहिर सी बात है सूबाई सतह पर उनके पास और कोई सीनियर ओहदा नहीं है। गवर्नर सिंह का ओहदा वो जरूर चाहेंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि नून लीग आया इत्तेहादी के तौर पर MQM को रेस्टोर करती है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वॉक थ्रू करती है। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल यह है कि शायद नून लीग पीपल्स पार्टी को नहीं खो सकती है, शायद MQM को खो दिया जाए, लेकिन MQM भी किसी न किसी हद तक दूसरी बार्गेनिंग में इस चीज को कन्वे जरूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन आई स्टैंड विद व्हाटएवर कामरान टेसोरी सेड, जो कुछ उन्होंने कहा वो अभी भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर ये सोच मौजूद है, इंफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी, कि हमारे साथ पिछले 16 माह की PDM की हुकूमत में जो सीन हुआ उसमें सिर्फ हम इस्तेमाल हुए एज अ पॉलिटिकल पार्टी। अब ये अलग डिबेट है कि किसके कहने पर इस्तेमाल हुए, किसके कहने पर उनको वोट डालना पड़ा, लेकिन जो भी था उन्होंने एक बनी हुई हुकूमत को तोड़कर उस बनी हुई हुकूमत से रुखसत होके PDM के बैनर तले जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट दिया था, और आई थिंक अल्टीमेटली उसका उनको उन 16 माह में खमियाजा भी भुगतना पड़ा। ठीक है, ठीक। अब मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सूरत हाल ये है कि इलेक्शन के बाद सियासी माहौल बेहतर होने के बजाय मज़ीद कशीदा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। एक जानिब इत्तेहादियों की हुकूमत है तो दूसरी जानिब वो जमात है जिसके पास अवाम का मैंडेट है, वो भी सिरा पे एहतजाज है। यही नहीं, जो जीत चुके हैं और हुकूमत बनाने जा रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि जिन जिन हलकों से वो हारे हैं वहाँ एक बार फिर से इलेक्शन हो जाए।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसकी एग्जांपल है। मानसरा NA 15 से जिस तरह वो चाह रहे थे कि दोबारा से इलेक्शन हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन जो मतलूबा नताइज जो कह रहे हैं कि जी हमारा जो मुतालबा है, हमारे उस तरह से नताइज हासिल नहीं हुए, मैंडेट हमारा था, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये कह रही है कि मैंडेट हमारा था। अब इंतखाबात के जो नताइज हैं ये एक के बाद एक तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और तमाम ही सियासी जमातें इस टाइम मिक्स नज़र आ रही हैं। जो चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रही वो है हुकूमत साजी। हुकूमत साजी आगे चले जा रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये कह रही है कि मैंडेट हमारा, नून लीग पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि जी मैंडेट हमारा है। तो नौशाद साहब, नवाज शरीफ साहब भी इंतखाबात के नताइज में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इनमें कन्फ्यूजन तो शायद नहीं है। ये ख्वाहिश है उनकी कि इंतखाब दोबारा करा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन अगर ये समझेगा कि कोई ऐसी इरेगुलरिटी या इस तरह इस लेवल की कोई धांधली हुई है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन दोबारा कराया जा सकता है, तो फिर तो बात समझ में आती है। नहीं, मियां साहब क्या अपना वोट बैंक, अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाह रहे हैं कि एक बार फिर से जो है वो इलेक्शन हो जाए? मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वोट बैंक या स्ट्रेंथ शो करना इस वक्त ज़रूरी है। इस वक्त इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है वो इस वक्त वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा। इस वक्त सबसे अहम काम है हुकूमत साजी का अमल जो जारी है, और कल जब इजलास बुलाया जाएगा तो फिर उसके बाद वो उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो देखिए कि आपने ये आपको याद होगा कि जब ये दोनों जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, जब हुकूमत साजी के ऊपर इत्तफाक किया और इन्होंने ऐलान किया, तो उसके अगले ही रोज आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में तेजी आई, जिसका रुझान अभी तक चल रहा है। वो इसलिए कि जब आप ये जो हुकूमत होती है अगर वो ना बन पाए तो फिर मुल्क में बहुत ज्यादा इंतशार पैदा होने का खदशा होता है। यही वजह थी कि इलेक्शन में जल्दी की जा रही थी कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। इलेक्शन तो अल्टीमेटली अपने, हम तो खुद ये कहते हैं कि इलेक्शन तो बेसिकली देर से हुए। इलेक्शन तो जल्द हो जाने चाहिए थे, लेकिन जो इसमें तेजी या वो वाला मामला अब बहुत पीछे रह गया। अब डिबेट्स ये नहीं है। अब डिबेट्स ये हैं कि इस वक्त असम्बलियां जो हैं वो इन प्लेस आ रही हैं। आपके नए जो ओहदेदार हैं वो जो चीफ मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर हों, काबीना, डिफरेंट प्रोविंशियल काबीना हो या कौमी असम्बली की काबीना हो, उसके बाद क्योंकि आप ये इस बात को समझें कि इसके फौरी बाद सेनेट इंतखाबात हैं। हाँ जी। सेनेट इंतखाबात के अलावा सदर के इंतखाबात हैं। तो इसलिए ये जो इस प्रोसेस को डिले नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल टाइट डेडलाइंस के साथ चल रहे हैं। जो अच्छी बात ये है कि हुकूमत बनने जा रही है, वो हुकूमत काम कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, वो चल सकेगी, नहीं चल सकेगी, ये सारी डिबेट उसके बाद होगी जब वो इन प्लेस आ जाएगी और कुछ वक्त उसको गुजर जाएगा। मेरी नजर में ये जो सियासी इस वक्त जितना भी दर्जा हरारत है, इसमें थोड़ी सी मजीद कमी आ जाएगी अगर जो नई हुकूमत जो भी बना रहा है वो बनाने के बाद फौरी तौर पर अगर IMF से प्लान लेने में कामयाब हो गया बगैर किसी डिले के। वो तो खत लिख दिया तरीके इंसाफ ने IMF को। तरीके इंसाफ का खत कोई मायने नहीं रखता। देखिए, अच्छा। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका ये काम नहीं होता। वो आपको, उनकी जो कंट्री डायरेक्टर हैं वो पहले भी ये इसको क्लियर कर चुकी हैं। अगले ही दिन उन्होंने ये बात कह दी थी कि हम पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हाँ, सो इस खत की कोई यूटिलिटी नहीं है। वो सिर्फ गारंटी मिल गई है, ऑप्टिक्स है बेसिक तरह की। वो सिर्फ एक सियासी स्टंट है। अच्छा। जैसा इससे पहले खेले जाते रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा प्रैक्टिकली आपको कहीं नजर नहीं आएगा। अब मामला सिर्फ ये है कि जो अब नई हुकूमत है उसकी गारंटी या उसके लिए सबसे बड़ा टास्क और चैलेंज जो है वो IMF से फौरी तौर पर बिना वक्त ज़ाया किए प्लान लेना है। क्योंकि आपको याद होगा 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को माशी मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ा था कि उन्होंने IMF से प्लान लेने में थोड़ी सी ताखीर कर दी थी, जिसकी वजह से, बल्कि जिसकी वजह से असद उमर साहब को भी हटाया गया था। और वही मामला उनके लिए अगले 3-3.5 साल जो है वो प्रॉब्लम का बाइस बना रहा। बल्कि वही यही होगा कि ये खत ताखीर का सबब तो नहीं बनता, मुश्किल पैदा कर रहा है मुआशी मामलात के, मुआशी महाज पे। ठीक है मुबशिर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, नवाज शरीफ साहब वो पर्सनालिटी, नून लीग एक वो सियासी जमात जो एक वक्त था कि जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ सामने आती थी, अब क्या हुआ, कहाँ कमी रह गई, कहाँ कोताही है, जहाँ पर अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि 2 हलकों से इंतखाबात के बाद मानसेरा की सिचुएशन आपके सामने है, 130 की सिचुएशन आपके सामने है, तो मियां साहब भी डाउट में है कि जी करा लें दोबारा इलेक्शन, वहां पर कहाँ कमी रह गई? जी यकीनन मेरा ख्याल है कि ओवर कॉन्फिडेंट थे PMLN वाले, और उस हवाले से मियां साहब ने 19 दिन टिकट्स की डिसाइड करने पे लगा दिए। 26 दिन। फिर जो इनके लीडर्स के साथ जब बात होती थी तो वो भी कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, हम मियां साहब वापस आ चुके हैं। अगरचे मियां नवाज शरीफ ने बड़े शानदार जलसे किए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो निचले लेवल की तंजीम का काम होता है ना पोलिंग डे पे,
वो जरा उसमें रिलैक्स कर गए। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, यही मैंने ऑब्जर्व किया है। दूसरी बात रही जो आपने फरमाया 2/3 मेजोरिटी, ट्रैक रिकॉर्ड में आपको 1988 ऑनवर्ड बता देता हूँ। 1988 में सिंपल मेजोरिटी दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, फिर एज अपोजिशन जो है वो उस वक्त आईजीआई टाइप की थी और उनके पास इतनी नशिस्तें थी कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन कर सकते। 1990 में मियां साहब ने एक शानदार मेजोरिटी ली। 1993 में फिर वो अपनी जो स्ट्रेंथ है 60 के दरमियान चले गए और उसके बाद 97 में उन्होंने 2/3 मेजोरिटी ली थी एक दफे और उसके बाद 2002 में तो मियां साहबान बाहर थे और यहाँ पे उनकी पूरी पार्टी का एक्सोडस हो गया था इन PMLQ और उसके बावजूद ये 30+ सीट्स के साथ रहे जब पूरी मुशर्रफ की किंग्स पार्टी बन रही थी और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरी थी। फिर 2008 में बेनजीर की शहादत की वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो स्लिम मेजोरिटी जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे एलाइज की जरूरत पड़ी। सो उसके एक दफे ही आप अगर कहें तो 2/3 मेजोरिटी के करीब मियां साहब पहुंचे थे। और जो मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड मैंने इसलिए बताया है, ये पॉलिटिकल पार्टीज में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और उनके लेकिन अभी की तो सूरत हाल बुखारी साहब आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है? तरीके इंसाफ ने जिस तरह से डंड डाला है इसमें तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी के डंड, मैं समझता हूँ कि बानी PTI जो है ना उनका एक कामयाबी है कि उन्हें अपना नैरेटिव बेचना आ गया है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अवाम की जो सपोर्ट है उन्हें वो गलत करें, ठीक करें, झूठ बोलें, सच बोलें, उन्हें उनकी सपोर्ट जो है इम्पेकेबल डिक्लेयर करने पे चली है। मैं उसकी मिसाल ये देता हूँ, आज सना केवन जो है वो खत लिखती हैं IMF को एक जर्नलिस्ट होने के नाते, जनाब पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और आप अपनी इसको लिंक कर दें, यकीन कीजिए आप पे ट्रीजन केस हो जाएगा और पूरी कौम आपको जो है ना वो गुस्सा निकालेगी आप पे और आपको किन किन अल्फाज से याद किया जाएगा ये आपको अंदाजा नहीं। ये बानी PTI का करिश्मा और उनका जादू सर चढ़ बोल रहा है। क्या वजह है बुखारी साहब? यही तो समझ नहीं आ रहा जो मुखालिफीन है उनके, क्या फिर इतना रुपए लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग पे लगेंगे, ब्रेनबाजी पे लगेंगे पिछले 7-8 साल से, तो यही कुछ होगा। अच्छा, इसमें बेसिकली अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है नौशाद साहब के मुताबिक। उसकी मैं रीजन दे देता हूँ ना, रीजन मेरी सुन लीजिए। 2011 में उन्हें स्क्रीन दी गई जो 2022 तक जारी रही। 2011 से लेके 2022 तक एक जनरेशन जो जवान थी वो उधेड़ उम्री के उसमें जा रही थी और एक जो बिल्कुल बच्चा था जिसको टीवी पे सिर्फ बानी PTI के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। क्यों? नवाज शरीफ साहब का चेहरा नहीं था, जरदारी साहब का चेहरा नहीं था, मरियम नवाज थी 2012 से उनकी एंट्री है सियासत में। मैं आपको बिलावल साहब की एंट्री देख लें आप। नहीं आप देखिए पुराना स्क्रीन पे है, मैं आपको चैलेंज कर लेता हूँ, जब से मियां नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में है तब से लेके आज तक उनका टीवी टाइम निकाल लें और 2011 से लेके 2022 तक चेयरमैन बानी PTI का निकाल लीजिए टीवी टाइम और सना यहाँ पे बैठी हैं, ये आपको बताएंगी कि क्या क्या होता था, क्या इंस्ट्रक्शंस आती थी। वो स्क्रिप्टेड, वो तो PTI वाले कहते हैं ना कि वो तो स्क्रिप्टेड होता है, जो कुछ नून लीग के पास होता है, उनके लीडर्स के पास होता है, इससे ज्यादा इसलिए वो बोल नहीं सकते और PTI के पास तो जवाब है। चले वकास के पास मैं सवाल, मैं PTI के हवाले PTI के पास क्या जवाब है जी? कि मैं भी चूंकि हिस्सा रहा हूँ, नौशाद भी उस जमाने में उनके पास स्क्रिप्ट नहीं होता, यानी स्क्रिप्ट नहीं होता करने की तो जैसे देख के पढ़ते नहीं है ना खान साहब। ये चाइल्डिश अप्रोच है, आप कट नहीं कर इसी की वजह से सारे नुकसान फिर फॉरेन अफेयर्स के ऊपर हमने उठाए हैं। उनकी प्रोजेक्शन जो कि मीडिया ने दी और मीडिया से दिलवाई गई वो मैचलेस है। उसमें 2 जनरेशंस ऑफ कोर्स उन्होंने उनके करिश्मा का शिकार होना था और वो इमरान खान, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, बानी PTI अब एक कल्ट बन चुके हैं और कल्ट में यही होता है कि कोई ठीक कर रहा हो, गलत कर रहा हो, मुआशरा तकसीम कर रहा हो, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा हो, उसके फॉलोअर के लिए वो जस्टिफाइड होता है। ठीक है वकास, आप अग्री करते हैं बुखारी साहब के इस पॉइंट से?
देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल खान साहब को अपना जो एक नैरेटिव या प्रोस्पेक्टिव जो है वो तो सेट करना आता था, और जिस तरीके से वो अपनी कैंपेन्स करते हैं जलसे जुलूसों के अंदर, जो उन्होंने, आपने देखा कि 2018 पैसे से पहले लगाकर, फंड्स लगाकर। बहुत बहुत सारी चीजें जो सब्ज बाग दिखाई गई है, आली पुलाव पकाई गई, अनफॉर्चुनेटली वो कागज के फूल थे जिनके 2018 से बाद खुशबू नहीं आ सकी, जो प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली फेल हो चुके। ये सारे का सारा जो क्रेडिट है ना खान साहब की पॉपुलैरिटी का, और ये सारे के सारे जो नैरेटिव बने, मेरे ख्याल में ये जाता पीडीएम की हुकूमत को, ये सारे का सारा क्रेडिट जाता शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि सारे का सारा जो नजला था, जो इनके कंधों पे गिरना था पीटीआई के, वो सारे का सारा बोझ जो है इन्होंने उठाया, जिसकी वजह से आज नून लीग जो है वो उसका कोई हशर नशर नहीं रहा। अगर आज नून लीग जो थी वो 18 महीने की हुकूमत से आप उसको बाहर निकालें, तो जो आपने बुहारी साहब से, नुशाद साहब से पूछा कि 2/3 मेजोरिटी से आने वाली जो पार्टी थी, आज क्यों जो है वो उसको हम ये कह रहे हैं कि इसने मैंडेट चोरी किया या मैंडेट चोरी करवाया गया, तो अल्टीमेटली यही वजह नजर आती है कि खान साहब का जो वो 1.5 साल का जो एक नैरेटिव था, जो प्रोस्पेक्टिव डेवलप किया, कि वो सोशल मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, या जिस तरीके से अपने कारकुनान को, वोटर को, सपोर्टर को जो है उन्होंने इंटैक्ट रखा, तो ये सारी की सारी चीजें उनको पे बैक कर ली। अब अगर दोबारा उनको अच्छा हुकूमत दी वकास, अभी जाती कुछ है, देर पहले भी जब वो मीडिया से बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, तो फिर यही बात कर रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, जो मेरा टाइम था, जो टेन्योर था, अगर मुझे पूरा करने दिया जाता तो मुल्क की ये सूरत हाल ना होती। लेकिन 16 माह की जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उसका वो जिक्र नहीं करते। फिर बेटे से तनख्वाह लेने पर, मतलब ये बयानिया तो ठीक है ना, इलेक्शन से पहले तक ठीक था, लेकिन अब इलेक्शन के बाद जब मैंडेट आप कॉन्फिडेंट है कि आपका है, तो फिर इस तरह की बातें करते हुए आप ज्यादा मशकूक नहीं अगले करते कई थे साल चीजों आप जेल में क्यों डाला भी सुना करेंगे। जी, दो तीन चीजें हैं। देखिए, जो इस वक्त मैंडेट की जहां तक बात करते हैं, जिन लोगों को मैंडेट दे दिया गया, अनफॉर्चुनेटली, अगर मैं सिर्फ गुजरांवाला डिवीजन की बात, या जिन लोगों से हमारी मेल मुलाकातें हुई, अनफॉर्चुनेटली जो लोग जीते हैं उनके चेहरे पे कोई मसरत, कोई शादमानी की लहर या कोई खुशी की लहर हमें नजर नहीं आती। अच्छा और ये लोगों को भी पता है, उनके वोटर सपोर्टर्स को भी, कि जिस तरीके से ठीक जितवाया गया है, मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है गुजरांवाला इस डिवीजन तो हकीकत पीटीआई को, जीत चलें, सना के सामने सवाल रखने थे, टाइम एक्चुअली शॉर्ट है। है। सना, नवाज शरीफ मानसेरा से इंतखाबी नताइज को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जबकि वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी फिलहाल उन्हीं की है, जो मैंडेट है वो नून लीग का है। जिस तरह से पीटीआई उन पर इल्जामात लगा रही है कि सिर्फ 17 या 18 सीटें हैं सिर्फ नून लीग के पास, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस कुछ और कह रहा है। ऐसे में मानसेरा के इंतखाबी नताइज के हवाले से थोड़ा सा कंफ्यूजन नवाज शरीफ साहब की हमें कंफ्यूज कर रहा है कि बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना पीटीआई भी पैदा कर रही है। अगर आप पीटीआई के लोगों की बात सुने तो वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। अब उनसे कोई सवाल अगर ये करे कि जी खैबर पख्तूनख्वा में आपको मैंडेट मिल गया, बाकी 3 सूबों में आपको मैंडेट क्यों नहीं मिला? एक जगह पे आपका मैंडेट नहीं चुराया गया, लेकिन बाकी 3 सूबों में आपका मैंडेट चुरा लिया गया। दूसरी तरफ ये कि मुस्लिम लीग नून के अगर नैरेटिव की बात करें तो जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ साहब को मानसेरा का रिजल्ट डाइजेस्ट नहीं होगा। ये वो जगह है, ये वो इलाका है जहां पर वो एयरपोर्ट बनाने वाले थे पिछले टेन्योर में। तो एक ऐसी जगह जहां पर पूरे इलाके को उन्होंने बदल दिया, पूरे शहर को उन्होंने बदल के रख दिया बिकॉज ऑफ एफिलिएशन जो कि उनके सन इन लॉ है उनकी वजह से। तो जाहिर सी बात है उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। फिर अगर वहां की सूबाई असेंबली की मैं बात करूं, जो पीके 40 उनका गालिबन हल्का था, वहां पर भी जो पीटीआई का कैंडिडेट था उसने भी एक बात ये की थी कि जी मैं तो यहाँ से जीत चुका था, लेकिन मुस्लिम लीग नून को जबरदस्ती जितवाया गया। अब जब आप उसकी रिकाउंटिंग में गए तो वहां पे वही नताइज दोबारा से आए जिसके तहत नून लीग का ही सूबाई असेंबली का कैंडिडेट कामयाब करार पाया। तो आई थिंक हमें सब चीजों को एक ही तराजू में नहीं तोड़ना चाहिए कि तमाम जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून के साथ भी हाथ हो गया है, कहीं ना कहीं उनको भी अगर वो जीते हैं तो उनको बड़े कम मार्जिन से जितवाया गया है या वो जीते हैं, ऐसा भी कुछ जगहों के ऊपर रजिस्टर हुआ है। ये ज्यादा बेहतर आपके बाकी पैनल बता सकते हैं कि अगर एक जगह पर कुल 1500 वोटर रजिस्टर हैं और अगर वहां पर 4000 वोट पड़ गए तो बाकी जो 3000 या 2500 वोट हैं वो आखिर कहां से पड़े हैं? तो इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये बिल्कुल, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें कंट्रोवर्सीज हद से ज्यादा है और ये ऐसी कंट्रोवर्सीज है जिनका सर और पैर दोनों मौजूद नहीं है। यानी कि अगर जस्टिफाई भी करने की कोशिश की जाए नताइज को, तब भी आप उसको जस्टिफाई करने की पोजीशन में नहीं होंगे। इसमें सिवाय इसके मेरा ख्याल ये है कि जो जमातें जीती हैं उनको एक एथिकली एक चीज जरूर करनी चाहिए कि वो कम से कम अपने नताइज को दोबारा रिकाउंटिंग पे ले जाके चेक करवा लें कि कम से कम जो बार बार अगले 5 साल में ठीक
पीटीआई के लोग असेंबली में बैठ के डिबेट करेंगे ना कि आप जाली पार्लियामेंट है, जिस तरह जेवाई से पहले ही कह चुकी है, तो ठीक। कम से कम उनकी पोजीशन जस्टिफाइड हो जाएगी कि देखिए अगर हम जीते हैं तो कामयाबी से। आज वो जो सूबाई असेंबली मानसरा का मेंबर है ना, वो अपने सीने पे हाथ रख के ये कह सकता है कि मैं जेन्युइनली जीता हूँ, क्योंकि रीकाउंटिंग में भी वही जीता है। ठीक। तो आई थिंक एलिगेशन अपनी जगह, लेकिन जो कैंडिडेट जीते हैं ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि उनके चेहरों पर खुशी नहीं होगी, क्योंकि अगर वो जेन्युइनली भी जीते हैं तो उनकी जीत को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। बिल्कुल आया वो ठीक। पीटीआई के जीते हुए केपीके के मेंबर्स हो या बाकी 3 सूबों में जीते हुए पीपल्स पार्टी और नून के नून लीग, कैंडिडेट, तो बिल्कुल पीपल्स ठीक। पार्टी भी सही, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात रिजर्व सीट्स की है, जो अभी तक ये मामला हल होने को ही नहीं आ रहा। किसको मिलेंगी ये रिजर्व सीटें और कितनी मिलेंगी, गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में ही है अभी तक, और दोनों फरीकैन के दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम ये रिजर्व सीट्स लेने के लिए पहुंच गए इलेक्शन कमीशन। दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो इस टाइम आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं, वो बजिद हैं कि जी ये सीटें हमारी हैं, और ऐसे में कल कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है। तो अभी तक तो कोरम ही पूरा नहीं है। सना, सबसे पहले आप ही से सवाल, ये मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं से बददियानती कर रहा है, आपको लग रहा है? नौशाद साहब, आप ही के लिए सवाल। देखिए, अभी ये बात तय कर ली गई थी, हमने पहले भी ये बात की थी कि इसका कोरम से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक। जब असम्बली आ जाती है और उसमें कोई हुकूमत बनाने के काबिल हो तो असम्बली का इजलास बुलाया जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हुकूमत साजी सबसे ज़्यादा अहम प्रायोरिटी होती है, वो तरजीह होती है सबसे ज़्यादा। सो वहाँ तक तो मामला अपनी जगह पे है, लेकिन जो केस अभी जिसका फैसला महफूज हुआ है, उसका फैसला तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने जो सुनाना है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जो आपको याद होगा, मैंने कल भी आपको ये कहा था कि अगर जमात इस्लामी को चूज़ किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मामलात और भी बहुत है। यहाँ तक कि उनके अपने जो हेड हैं साहबजादा हामिद साहब, वो खुद जो है वो आज़ाद जीते हैं। भाई उनकी पार्लिमानी पार्टी मौजूद ही नहीं है असम्बली में। ठीक है, तो जो पार्टी असम्बली में नहीं है उसको मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की जा सकती हैं बाहर? तो अगर नजरिया जरूरत जाग गया तो फिर तो शायद मिल जाए। सना, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेगा रिजर्व सीट्स के हवाले से? यही अर्ज करना चाहूंगी कि कोई भी इलेक्शन कमीशन किसी भी दौर में गैर जानिबदार तो रहा ही नहीं। वो किसी और जगह पे दूध की गंगा बहती है, जहाँ पर जो हम कहें कि बड़े मुनसिफाना इलेक्शन भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे भी बड़े जस्टिफाइड होते हैं। लेकिन अगर मैं टेक्निकल बुनियादों पर कहूँ तो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें दे देनी चाहिए, क्योंकि जो भी हो उन्होंने वो इल्हाक किया ही सिर्फ इस मकसद के लिए था कि उनको मखसूस नशिस्तों का जो फायदा है वो हासिल हो, वरना वो पूरी जो एक्सरसाइज है वो ना हासिल है। और दूसरी बात, वो जो खत का एक मसला खड़ा हुआ था, तो आई थिंक वो भी थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि वो खत बेसिकली किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था, जिसको बाद में मैनिपुलेट किया गया। तो आई थिंक हमें इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी और की नशिस्तों के ऊपर हमारा हक नहीं है। ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। साहबजादा हामिद रजा ने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट जाएगी अब नेक्स्ट? क्योंकि बैरिस्टर अली जफर साहब तो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमें ना फिर कवानीन को ना खत्म कर देना चाहिए और लोगों की विशेष पे चले जाना चाहिए, क्योंकि कानून बल्ले के निशान पे भी ये हुआ। मेरी विश थी कि बल्ले का निशान रिटेन कर दी, लेकिन कानूनी सकम उन्होंने छोड़े। इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि कानूनी सकम है, और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये चीज जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके ही डिसाइड होगी और वहां से ही फैसला होगा, और उसमें शायद वो थोड़ी सा रिलीफ करके इन्हें सीट्स दे दें। क्योंकि अगर आप टेक्निकल ग्राउंड पे बात करेंगी तो मेरा ख्याल है कि टेक्निकल ग्राउंड पे जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने देना है वो सना आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एग्जैक्टली, उसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। वकास, मखसूस नशिस्तों के मामले पर फैसला अगर खिलाफ आ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, तो क्या कानूनी ऑप्शन बाकी रह जाएगा? ये 2 फोरम्स होंगे और मेरे मुताबिक ये जो लास्ट फोरम होगा वहीं पे जाके सारी चीजें एंटरटेन होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा। मैंने 2 चीजें पहले भी आपकी गुज़ार की थी, मुख्तसर ये बात करूंगा कि अगर ये इस चीज पे चले जाते कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व नहीं हुई, आज से 1 हफ्ता पहले हम ये बात करें तो उस वक्त बड़ी हैरानगी और चंबे की बात थी कि जो पीटीआई थी बतौर पॉलिटिकल पार्टी वो डिसॉल्व नहीं हुई थी, बल्कि बल्ले का निशान सिर्फ उनसे वापस लिया गया था। तो अगर वो क्लेम करते कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर एग्जिस्टेंस होनी चाहिए थी तो शायद ये बेहतर होता। दूसरी चीज ये थी
क्या पीटीआई को जो इनकी तरफ से दिए गए नाम थे सिस्टम के हवाले से वो तो इंटरटेन नहीं किए जाएंगे। हाँ, जिस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, जो सुन्नी इत्तेहाद है, सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से जो रिजर्व सीट्स हैं, मेरे ख्याल में वो इंटरटेन की जाएंगी। जब उनको मेजोरिटी मिल जाएगी तो उनकी तरफ से जो नामजद करदा जितने भी उम्मीदवार थे, जो महसूसी सीटों पे, अक़लियतों पे थे, खवातीन पे थे, वो सारी चीज़ें इंटरटेन की जाएगी। सो फार एज माय लीगल ओपिनियन इज कंसर्न। लेकिन हतमी चीज़ यही है कि जो इलेक्शन कमीशन फैसला देगी वो प्रेजुडिस ही होगा और अल्टीमेटली पीटीआई के खिलाफ भी आएगा। बल्ले के निशान से लेकर आज तक जितनी भी चीज़ें की गई उसमें तो हवा एक ही तरफ हुई और पीटीआई हमने ये देखा, दे आर ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द टाइड्स और बहुत सारे लीगल आइडल्स उनकी तरफ से छोड़ दिए गए। ठीक। भाई साहब की बात से मैं एग्री करूंगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इनको मोर विजिलेंटली, मोर एक्टिवली जो है तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वकास सबरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद नौशाद अली साहब आपका शुक्रिया, मुबशिर बुखारी साहब, सना मिर्ज़ा साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।